नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी बीजेपी के नए दाव की। जी हां, कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने नया दाव चला है। वो कांग्रेस नेताओं का काला चिट्ठा तैयार करवा रही है। यानी बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र लाने की तैयारी में है, जिसमें वो कांग्रेस सरकारों की नाकामी तो बताएगी ही, साथ ही एक उपलब्धि पत्र लाकर मोदी सरकार की योजनाओं का बखान भी करेगी। हालांकि इस आरोप पत्र पर कांग्रेस निशाना साध रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी का आरोप पत्र कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएगा? क्या बीजेपी के प्लान में कांग्रेस फंस जाएगी? सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर देगी? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आरोप पत्र लाएगी बीजेपी, मुश्किलें बढ़ेगी कांग्रेस की। कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी घोषणा पत्र के अलावा अब आरोप पत्र भी लगाएगी। प्रदेश से लेकर जिले और बूथ स्तर पर आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में घेरा जाएगा। इसके लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस आरोप पत्र के सहारे बीजेपी कांग्रेस की असफलताओं, झूठे वादों और भ्रष्टाचार, कदाचरण जैसे आरोपों से घिरे नेताओं का काला चिट्ठा जनता के सामने रखेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी आरोप पत्र के साथ ही एनडीए की सरकारों का उपलब्धि पत्र भी तैयार कर रही है, जिसपे 10 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। देखिए, निश्चित ही चुनाव में इस तरह के सभी काम किए जाते हैं और आरोप पत्र जिसकी आप बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि जनता कांग्रेस को भली भांति पहचान चुकी है। इसलिए आप देखेंगे कि 2003 से लेकर जनता सतत भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताती आ रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करती आ रही है। दिग्विजय सिंह जी के समय तो प्रदेश बंटाधार हो गया था, लाइट कभी कभी आती थी और इन्वर्टर उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हो गया था। और भी देश में भी जो कांग्रेस की नाकामियां, उसको गिनाने का काम करेंगे। यूं तो आरोप पत्र विपक्ष लेकर आती है, लेकिन कांग्रेस का ध्यान फिलहाल इस ओर नहीं है। हालांकि बीजेपी के आरोप पत्र और कांग्रेस नेताओं के काला चिट्ठा तैयार करने पर वो निशाना साध रही है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि अगर कांग्रेस नेताओं के काले चिट्ठे वो तैयार कर रही है, तो उन्हें बीजेपी में शामिल आखिर क्यों किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जिन नेताओं का काला चिट्ठा तैयार कर रही है, वो नेता काले चिट्ठे से ही तो डरकर भाजपा में चले गए, तो उनके नाम समाहित होगा क्या? ये भाजपा स्पष्ट कर दे। जिनके काले चिट्ठे वही तो भाजपा में जा रहे हैं। 2 विकल्प हैं काले चिट्ठे वालों के पास, या तो जेल या भाजपा, तो भाजपा को चुन रहे हैं। जानकारों का मानना है कि बीजेपी आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी, ताकि इसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिल सके। लिहाजा आने वाले समय में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और अगर बीजेपी अपने इस प्लान में सफल हुई तो 29 की 29 सीटों को जीतकर वो इतिहास रच देगी। हालांकि अब कांग्रेस कैसे बीजेपी के आरोप पत्र का काउंटर करेगी और प्रदेशवासियों पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये 4 जून को साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। नायडू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए नायडू जी के पास बाद में पहुंचेंगे। प्रभु जी, अक्सर हमने देखा है कि आरोप पत्र विपक्ष लेकर आता है, लेकिन ये दाव भी कांग्रेस से बीजेपी ने छीन लिया है। क्या कोई नैरेटिव सेट करेगी, उसका फायदा होगा? देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा टारगेट रखा है सामने कि जिसको अचीव करने के लिए उसको सारे प्रबंध करने पड़ रहे हैं। कहीं कोई वो लूप होल नहीं छोड़ना चाहती है। बिल्कुल उसी तरीके से है जब जो एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे पहली बार जब एवरेस्ट चढ़ने करने गए होंगे, तो जिस तरीके से उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा, उस तरीके का एक टारगेट है जिसको कि अचीव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम यदि देखते हैं तो इंदिरा गांधी के निधन के बाद
1984 में 414 सीटें कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद 400 से ज़्यादा सीटें किसी भी दल को देश में नहीं मिली। 35 साल हो गए पूर्ण बहुमत की सरकार उसके बाद देश में बनी है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी कहीं कोई गलती नहीं करना चाहती, और खासकर अपने क्षेत्र में जो कि हिंदी पट्टी जहाँ पर उसका दखल रहा है, जहाँ वो ज़्यादा सीटें पाती है। तो इसलिए बीजेपी ने ये प्रयोग किया है कि सभी लोगों को टारगेट दिया है। जो कांग्रेस के नेता हैं, या 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, उस कार्यकाल में जहां कांग्रेस के विधायक हैं या जहां कांग्रेस, तो वहां की जो खामियां हैं, कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, वो आरोप पत्र के तौर पर निकाली जाएं। हर लोकसभा क्षेत्रवार वो आरोप पत्र लाएंगे, प्रदेश का आरोप पत्र वो अलग लेकर आएंगे। और कहने को तो सांसद केवल एक छिंदवाड़ा में ही है कांग्रेस का, नकुल नाथ, जो कि फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो पूरा एक आरोप पत्र आएगा ही आएगा। बाकी हर लोकसभा क्षेत्र में 29 के 29 क्षेत्रों के लिए बीजेपी की तैयारी, और निश्चित तौर पर ये उनका एक नया दांव है। जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि एक नया नैरेटिव सेट करने जा रही बीजेपी की। विपक्ष जो काम कर सकता है वो सत्ता पक्ष ही कर रहा है, तो विपक्ष को करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा कि आप जब तक तैयारी करके आरोप लगाएंगे, हम तो आपको जो है कच्चा चिट्ठा पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट के साथ बीजेपी लेकर आएगी कि भाई ये देखिए, ये आपका उन फलाने समय फलानी तारीख को ये आपने गड़बड़ियां की थी और ये उजागर हुई है। और अभी देखिए ना, के मिश्रा जो कह रहे थे, आपने सुना के मिश्रा को, वो कह रहे थे जो दागी हैं, जिन पर आरोप हैं, जिनने गड़बड़ियां की हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी उनको ले रही है। तो आपकी पार्टी ऐसे लोगों को पाल कर इतने साल से क्यों रखी रही? शुद्धता की बात की, शुद्ध का युद्ध तो कांग्रेस की सरकार में ही शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसमें कई घर तोड़े गए थे लोगों के, कई जगह दुकानों पर छापे डाले गए थे, बहुत सारे काम हुए थे। तो वो शुद्ध का युद्ध जो आपने नारा दिया था, वो अपनी पार्टी पर क्यों नहीं लागू किया? आपने 20 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया, इस अरसे में विपक्ष में रहे ज़्यादातर समय आप, तो उस दौरान अपनी शुद्धता का बंदोबस्त क्यों नहीं किया आपने कि आप अच्छे लोगों को तैयार कर लेते? तो 20 साल में तो नया मतदाता तैयार हो जाता, जो 20 साल पहले पैदा हुआ था बच्चा, वो आज वोटर है। तो इतनी देर में एक नई पीढ़ी आप अपनी तैयार कर लेते, जो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती। निश्चित तौर पर एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। नायडू जी जुड़ गए हमारे साथ। नायडू जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, लगता है कुछ तकनीक खामी है। लेकिन प्रभु जी, क्या बीजेपी के इस दाव से कांग्रेस इस तरह से उलझन में नहीं आ गई, वो बैकफुट पर आ गई है? जिस तरह से के मिश्रा का आपने जिक्र किया, वो कह रही कि दागी चले गए हैं, डर के ही मारे तो जा रहे हैं, जबकि आक्रामक होना चाहिए था, उनकी आरोप पत्र एक और लेकर आना चाहिए था, पहले उनको ये दाव चलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी चल गई, अब उलझ गई, बैकफुट पर आ गई। हाँ ब्रजेश जी, के मिश्रा को शायद याद नहीं होगा, कांग्रेस के नेता जो आज कह रहे हैं, जो बीजेपी में जा रहे हैं, जिनके लिए जो बातें कर रहे हैं, उनको भी शायद याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, क्योंकि नेताओं की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, और उनकी मेमोरी अच्छी तब होती है जब उनके फायदे की बात हो। तो अभी जो 2023 के विधानसभा चुनाव थे, इसमें 72 से ज़्यादा बीजेपी के नेता जब कांग्रेस में गए थे, तब क्या बयान दे रहे थे यही कांग्रेस के नेता? तब क्या बयान दे रहे थे ये बीजेपी के नेता, जो आज कह रहे हैं कि बेरी की तरह जो टपक रहे हैं लोग? तो निश्चित तौर पर ये जो है, आप चूंकि उस समय एक माहौल बना था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो एक जो है लहर उधर की तरफ चल निकली। जो सत्ता लोलुप लोग हैं, जो फायदे की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको लगा कि विपक्ष में रहकर उनका नुकसान हो सकता है, तो वो सब उधर की तरफ चल निकली पूरी लहर। अब चूंकि 163 सीटों के साथ विधानसभा में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई है, और लोकसभा का माहौल ऐसा बना हुआ है कि बीजेपी ही केंद्र में फिर आती हुई दिखाई दे रही है। तो जो 18.5 साल तक विपक्ष में रहे, फिर अब उनको अगले 5 साल तक फिर विपक्ष में रहना है, तो लोग तो बूढ़े हो जाएंगे। राजनीति में जो जिस उद्देश्य से वो राजनीति करने आते हैं, तो वो उद्देश्य ही उनका पूरा नहीं हो रहा है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो तमाम लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, और जिसको लेकर इस तरीके के मिश्रा आरोप लगा रहे हैं। अब ये बताइए ना, कमलेश शाह जो है अभी जो हाल में आए, ये कमलनाथ के खास आदमी हैं, ये मौजूदा विधायक हैं, 3 बार के विधायक है, गोंड राजा है, पीढ़ियों से कांग्रेस के हैं, उनके दादाजी कांग्रेस के विधायक रहे, उनकी दादी रही, पीढ़ियों से कांग्रेस का परिवार है। वो यदि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे तो क्यों आ रहा है? और ऐसे लोग यदि जो आ रहे हैं तो आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? कांग्रेस के तमाम नेता बयान देते हैं कि गंदगी चली गई, कचरा चला गया। आप अपने लोगों को कचरा कहते हैं, जब लौट कर वापस आएंगे तब ये क्या हो जाएंगे? क्या कचरा परिष्कृत हो जाएगा? लक्ष्मण सिंह का उदाहरण भूल गए शायद कांग्रेस के नेता, कि जैसे ही मध्य प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी,
दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनके छोटे भाई बीजेपी में आ गए, बीजेपी से चुनाव लड़े, सांसद बने, यहाँ आगे उनकी दाल नहीं गली तो वापस कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से विधायक बने और अभी पिछला चुनाव वो हार गए, ये अलग बात है। चलिए मैं लौटूंगा प्रभु जी, हमारे साथ नायडू जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नायडू जी आपका नादी टीवी पर। अभी प्रभु जी कह रहे थे कि किस तरह से भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में। अब तो एक बीजेपी एक कदम और आगे चल गई, उसने आरोप पत्र लाने की तैयारी कर दी कांग्रेस के खिलाफ। हर विधानसभा क्षेत्र का, लोकसभा क्षेत्र का आरोप पत्र लेकर आएगी। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए वो बीजेपी कर रही है। रणनीति में आगे, उम्मीदवारों को उतारने में आगे, और एक तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, प्रत्याशी अभी पूरे उतारे नहीं हैं। ऐसे में आपको कैसे लगता है कि मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस मध्य प्रदेश में? फिलहाल हालांकि मुकाबला इस तरफा लगता है, लेकिन इस चीज में एक चीज और करने वाली है इस सारे क्वेश्चन में कि बीजेपी जिस नियत से ये सब कर रही है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासतौर से ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कुल मिला के अभी जिस तरह का आक्रामक तेवर है बीजेपी का, इसको देखते हुए हालांकि ये बात मुझे बिल्कुल सही लगती है कि कांग्रेस को मूल रूप से तो खुद ही कुछ पहल करनी चाहिए थी इस मामले में। उसको ये, और खास आज जो सुन रहा था कि भाई कांग्रेस ये कह रही है दादी वहां चले जाएंगे या जाने के लिए स्वीकार कर लिए जाएंगे। कुल मिला के स्ट्रैटेजी बीजेपी की तो बहुत स्ट्रांग लगती है, मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगती है। लेकिन ये है कि इस सब में कई मतलब ज्यादा चतुराई भी बहुत गड़बड़ कर सकती है, सही बात। तो देखने वाली बात है, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता आज की परिस्थिति में, लेकिन ये जरूर लगता है कि कांग्रेस को कुछ और बेहतर करना होगा, इससे बेहतर करना पड़ेगा। इसके बगैर अब वर्तमान परिस्थिति में तो काम चलने वाला नहीं है, इससे कुछ आगे ही जाके करना होगा। लेकिन नायडू जी करती तो दिख नहीं रही ना, छत्रप विहीन होती जा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सुरेश पचौरी चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, अब जो नए छत्रप उभरे हैं उनमें भी एकजुटता, समन्वय नहीं दिख रहा है। अरुण यादव को टिकट अभी तक मिला नहीं है। 3 जो सीटें रह गई हैं, खंडवा, ग्वालियर, मुरैना, जहां जीत की संभावना दिख रही है विधानसभा चुनाव के परिणाम की, वहीं उम्मीदवार नहीं उतार पा रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जो कम से कम हासिल हो रहा था उसको दोबारा हासिल करने की कोशिश कर सकती थी वो। और दूसरी चीज है कि नेता की तरफ से मुझे इस बात का ताज्जुब भी है कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पहल के खास ज्यादा नजर नहीं आ रही, वो बहुत ज्यादा कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ बातचीत करने से बात नहीं बनती। आज हमने कुछ लोगों को नए सिरे से नियुक्त किए हैं, लेकिन कुल मिला के एक्शन की तौर पर बहुत कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, ये बात तो सही है। तो प्रभु जी करे क्या कांग्रेस? जब कहते थे कि बुजुर्गों के हाथ में कमान दे दिए, सेकंड लीडरशिप को आगे नहीं ला रहे हैं, सेकंड लीडरशिप को आगे लाते हैं तो वो सफल होती नहीं दिखती है और फ्लॉप होती दिखती है, कुछ पहल करते नहीं दिखते। देखिए ब्रजेश जी, अभी जो नया नेतृत्व प्रदेश में दिया गया है उसको मौका दिया जाना चाहिए। अभी तो 2-3 महीने पहले ही तो उसको कमान सौंपी गई है। पुराने लोगों का पानी अभी पूरे ढंग से उतरा भी नहीं है और हम उनको जो है कसौटी पे कसने लगें, निश्चित तौर पर यह गलत होगा। आप ये देखिए कि यदि कमलनाथ हैं या सुरेश पचौरी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे या और भी नेता रहे या दिग्विजय सिंह रहे, उनको लंबा समय मिला, उसके बाद उनको कसौटी पे कसा गया, वो ये पास हुए या फेल हुआ अलग बात है उसमें। लेकिन कोई भी तालाब, कहीं ना कहीं वरिष्ठों का थोड़ा समर्थन रहा ना, इतने बड़े नेता थे। दिग्विजय सिंह यदि अध्यक्ष बने थे तो अर्जुन सिंह का बैक सपोर्ट था जी। देखिए ब्रजेश जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, परिवार हो, तालाब हो, सब लगभग एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। यदि तालाब का पानी इनलेट आउटलेट सही नहीं है कि तालाब में नया पानी आने का रास्ता बंद कर दिया गया तो तालाब का पानी सड़ जाएगा, इसका पानी बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया पुराने पानी को तो पानी सड़ जाएगा। फिर उस स्थिति में एक ही उपाय बचता है कि पूरे तालाब को खाली किया जाए, गाद निकाली जाए, उसमें नया रास्ता बनाया जाए। काम तो बीजेपी कर रही है तो ना? बिल्कुल, वो कांग्रेस भी अब उस मुकाम पर है। कांग्रेस अब उस मुकाम पर है कि जहाँ पर जो सड़ा हुआ पानी है, जो पुराने लोग हैं उनको बाहर जाने का रास्ता न, या तो आराम करें, विश्राम करें, रिटायरमेंट लाइफ जिएं या दूसरा काम करें। नेतृत्व नए लोगों के हाथ में सौंपा जा रहा है जो भी अनुभवी है, एकदम नए भी नहीं है, फ्रेश, ये कहें कि एकदम फ्रेश नहीं है, पूर्व मंत्री रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, जीतू पटवारी 2-3 बार। तो इस तरीके के नेतृत्व के हाथ में कमान सौंपी जा रही है, तो एक नई लीडरशिप तैयार करने का एक प्लेटफॉर्म बन रहा है।
जो जा रहे हैं वो भी कांग्रेस के लिए एक तरीके से फायदेमंद स्थिति है कि वो जो उनको एक नए लोगों को तैयार करने, पद देने की जगह मिल रही है कि नए लोगों को आज लीडरशिप तैयार करेंगे, वो आगे चलकर काम आएगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची तो कैसे पहुंची? वो ऐसे ही पहुंची ना, बलराग मधोक जैसे बड़े बड़े नेता जब बाहर निकाल दिए गए या निकलने का ऐसे स्थितियाँ पैदा कर दी गई तो नई लीडरशिप तैयार होती चली गई। यदि हम प्रदेश की बात करें, उमा भारती की सरकार की बात करें तो उनके साथ भी वही हुआ था। फिर यदि हम शिवराज सरकार की बात करते हैं, अभी हाल ही में हमने देखा शिवराज सरकार में जो मंत्री थे उनमें से कितने मंत्री बनाए, कितने लोगों को टीम में लिया गया। जो गोपाल भार्गव जैसे सीनियर लोग ने विधायक को मंत्री नहीं बनाया। तो इस तरीके से बदलाव आपको करना पड़ेगा। कि सदुपयोग करती दिख रहा है कांग्रेस आला कमान। चलिए मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व है, हम उनको छोड़ देते हैं, तो जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बदलाव का उपयोग करता दिख रहा है क्या? देखिए, कांग्रेस में आला कमान अपनी जगह, आला कमान के यदि दिखाए रास्ते पर कांग्रेस चलती तो तेलंगाना में उसकी सरकार ही नहीं बनती। आला कमान अपना काम कर रही है, क्षेत्र के नेता अपना काम करते हैं। कर्नाटक में सरकार बनी है तो कांग्रेस कर्नाटक के नेताओं के दम पर बनी, आला कमान के दम पर नहीं बनी। आला कमान तो जहाँ पहुंच जाता है तो जो बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा कहते हैं वो बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं कि वो जहाँ आते हैं वो हमारी सीटें बढ़ जाती हैं। क्योंकि कांग्रेस का जो ऊपर लोग जो बैठे हुए हैं, वो जो मैंने कहा ना कि वहाँ पे एक जो जमे जमाए लोग बैठे हुए हैं जो आस पास कोठरी बनाकर, वो कोई बदलाव वहाँ चाहते ही नहीं है कि कुछ खास हो। इसलिए कांग्रेस के जो वो लीडरशिप छोड़कर जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें, जो संसद में जब गर्जा करती थी लोग सुना करते थे, मुद्दों की बात करती थी, वो सही तर्कों के साथ आते थे, वो लोग सब छोड़ कर जा रहे हैं। हल्ला ब्रिगेड बची रह गई है वहाँ पर। तो ये कि इस स्थिति से यदि कोई परिवर्तन करना है तो नए लोगों को आना देना, उसको स्थापित होने का मौका देना जरूरी है। आप पौधा रोपते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले दिन से ही फल देने लगे या फूल देने लगे, तो ये संभव नहीं है ना। उसको पानी तो नायडू जी के राजनीति में इतना लंबा इंतजार बेहतर रहेगा क्या? क्या आपने आज पौधा लगाया, उसके फल का इंतजार करें, समय बीत जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस अन्य राज्यों में खत्म होती गई सहयोगियों की बदौलत, मध्य प्रदेश में भी उसने एक द्वार खोल दिया है समाजवादी पार्टी को एक सीट देकर। तो ये अच्छी पहल है ये। जी देखिए, एक चीज है, कांग्रेस कोई पहल जो भी पहल है काफी पहले से करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसी पार्टी जिसकी 40% इंटैक्ट बने हुए हैं और वो बीजेपी के बराबर ही करीब रखी हुई है, और खासतौर से बीजेपी का वोट तो खरीदा हुआ वोट स्वीकार करना पड़ेगा हम। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 40% वोट के बाद में अगर कांग्रेस एक ही इक्वेशन में, एक ही समीकरण में अपने आप को मौजूद नहीं पा रही है, तो उसके लिए उसको कुछ जिम्मेदार होना चाहिए। नए नेता को अगर आज आप काम दे रहे हैं, वो काम बहुत पहले हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि नए नेताओं की जरूरत है। वो हाजिर आदमी से सब्सिडी नहीं होता, लेकिन थोड़े आदमी के किस वक्त में ये काम दिया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कांग्रेस ने काफी मतलब कांग्रेस को अपनी पहल करने के बाद देर भी लगी है और काफी सुस्त नजर आ रही आज की स्थिति को। तो एक तो देरी से पहल की है प्रभु जी, और एकदम बदलाव करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। धीरे धीरे बदलाव होता है, पीढ़ी धीरे धीरे चेंज करते हैं आप। एकदम पूरे खेत को बंजर करके, जो खुद कह रहे हैं जीतू पटवारी के, समतल कर रहे हैं, फिर बिल्डिंग बनाएंगे, तो आपको नहीं लगता बहुत देर हो जाएगी? राजनीति में तो कम से कम ये प्रयोग सफल नहीं हो सकता है। कहाँ बीजेपी ने भी बदलाव किए तो धीरे धीरे किए। हाँ ब्रजेश जी, आप मुझे जानकारी, आप भी किसान परिवार से आते हैं। यदि खेत में खरपतवार की जड़ें गहरी हो गई हैं तो उसको उखाड़ने के एक यही तरीका होता है कि आप उसको पूरा हल चलाइए, समतल कीजिए, पाटा लगाइए, उसके बाद फिर अगली बुआई कीजिए जिसमें उसकी जड़ों मर जाएं, दोबारा उगने की स्थिति। लेकिन जब फसल आती है तो बीच में खरपतवार हो जाती है तो उसको या तो उखाड़ा जाता है और या उस पर छिड़काव किया जाता है। तो जो पुरानी खरपतवार है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जाल बन चुका है, उसको उखाड़ने का यही तरीका है कि जमीन को समतल किया जाए। तो निश्चित तौर पर वो स्थिति यहाँ पर है। अभी जो बात हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को यदि हम देखते हैं तो कैसे बड़ी जनसंघ थी भारतीय जनता पार्टी, तो गठबंधन करके चुनाव लड़ती थी, क्योंकि कांग्रेस उसमें राष्ट्रीय स्तर का दल था जो पूरे देश में सभी जगह चुनाव लड़ता था। जनता पार्टी बनी, गठबंधन करके बनी। उसके बाद और भी ऐसे कई मौके आए जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी सीटों का समझौता किया है दूसरे दलों के साथ, और ऐसा कर करके वो अपनी जगह बनाती चली गई। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपना नुकसान जरूर किया इस पूरे मामले में, लेकिन अब उनके पास मौका है। चूंकि आप इतने नीचे आ चुके हैं कि अब आपको ऊपर उठने के लिए अवसर है, आपको सोचने समझने बदलाव करने की स्थितियाँ हैं आपके पास। आपकी जो कचरा था, जो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के शब्दों में आपका जो कचरा, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। तो
तो जो पवित्रता थी भारतीय जनता पार्टी की वो मैली हो गई। यदि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो तो कह रहे हैं हमारे पास रिसाइकिल मशीन है, जो उपयोग करने लायक वो है, कर लेंगे। बिल्कुल, बाई प्रोडक्ट तो निकलता ही है ना ब्रजेश जी, कुछ ना कुछ तो कचरा छोड़ता ही है, अपना असर तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। यदि आया है तो पूरी तरह उसको साफ नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ये जो आ रहे हैं, इसका आने वाले समय में बीजेपी को नुकसान ही हो गए, दिए वहाँ रह गए, क्योंकि इनका रहने का तरीका अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, राजनीति करने का ढंग इनका अलग है। तो निश्चित तौर पर वो अपना रंग ढंग तो छोड़ नहीं सकते जो बरसों से उनके सामने। अभी देखिए ना, सिंधिया के साथ जो लोग आए थे तो क्या हुआ, वो अपनी अकेली सरकार चला रहे थे। वो मंत्री शिवराज सरकार के थे, लेकिन उनको उन पर नियंत्रण मुख्यमंत्री का भी नहीं था, यदि हम कहें उस दौर में जो स्थितियां निकलकर सामने कई मामलों में। लेकिन हमने देखा ना प्रभु जी, जब सिंधिया के साथ लोग आए थे तो कांग्रेस कहती थी कि महाराज गुट, शिवराज गुट, बीडी गुट, भाजपा गुट, नाराज गुट, तो वो गुट कहीं नजर आया नहीं ना। जिस तरह से संगठन मजबूत था, आपको वहाँ गुटबाजी दिखी नहीं। आप इसी उम्मीद में रहे कि वहाँ गुटबाजी होगी और उसका हमें विधानसभा में फायदा मिलेगा। अब आप उम्मीद देख रहे हैं कि जो लोग गए हैं उससे वहाँ पे हालात बिगड़ेंगे और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन मिलता दिखता नहीं है, क्योंकि आप उस अवसर को बोना नहीं पाते। देखिए ब्रजेश, इसमें जो भूपेंद्र सिंह की जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो अपने आप में बहुत समीचीन है, जो कह रहा है कि बीजेपी की रणनीति क्या है। यदि ऐसा नहीं होता है जैसा उस वीडियो में कहा गया है, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग आ रहे हैं, ये जो इसमें से कुछ ना कुछ तो ये अपना असर यहाँ पर छोड़ेंगे और इस पार्टी में वही स्थितियाँ पैदा होगी जो कांग्रेस की थी। अब देखिए ना, पहले कांग्रेस को छत्रपों की पार्टी कहा जाता था, उनकी ताकत भी वही थी और कमजोरी भी वही थी। अब कांग्रेस के छत्रवाद खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी में वो स्थितियां बन गई हैं। विंध्य के अलग छत्रप हो रहे हैं, कहीं के बुंदेलखंड के अलग छत्रप हो रहे हैं। सिंधिया अपने आप में, आप भले कहें कि वो सिंधिया गुट वैसा ताकतवर नहीं रहा वो जो कांग्रेस में हुआ करता था, लेकिन उस गुट की अहमियत तो है। अंतिम वक्त पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 3 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करा ही लिया, इस सरकार में भी वो चाहकर भी। अच्छे मंत्रालय वो दिलाने पहले भी दिला चुके थे और अब की बार भी उन्हें दिला लिए। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका असर तो है, वो गुट अपनी जगह तो बना रहा है। अब उसके जो बीज आज बोया गया है उसका वो किस तरीके के फल देगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो निश्चित तौर पर कुछ समय बाद इसी सरकार में हो सकता है हमको उस गुट के बारे में देखने को मिले, या तो बीजेपी नेतृत्व उनको बाहर करेगा रास्ता उन मंत्रियों को, या फिर उनको जो है बीजेपी की रीति नीति अपनानी पड़ेगी। और यही स्थिति जो संगठन में आ रहा है उनके लिए भी है कि वो तो यदि आए तो ये पार्टी के ढंग से हिसाब से चले रीति नीति पर तो ठीक, और नहीं तो फिर उनके साथ वही होगा जो अमित शाह ने कहा था कि 15 साल में अब कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिला, तो जो 15 दिन में आने वाले इनको क्या मिल जाएगा। जी नायडू जी, तो क्या बीजेपी नैरेटिव सेट करने में सफल हो गई? एक तरह उसने माहौल बना दिया कि देखिए कांग्रेस में किस तरह से भगदड़ मची हुई है, उपलब्धियों को लेकर भी वो फिर जनता के बीच में जा रही है। हालांकि लगातार वो उपलब्धियों को लेकर जाती रही है, हितग्राही सम्मेलन करती रही है, आरोप पत्र के साथ साथ उपलब्धि पत्र भी लेकर आ रही है और जनता के बीच में जाएगी। नहीं, देखिए ये बड़ा स्मार्ट लगता है, लेकिन कितना बुद्धिमत्तापूर्ण है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह का जो स्टेटमेंट जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा वायरल हुआ स्टेटमेंट के बारे में, उसको अनदेखा नहीं किया है, देखिए पूरी तरह से। और अगर मान लीजिए ये इतने सारे लोग कांग्रेस से वहां चले जा रहे हैं, जाहिर है किसी न किसी उम्मीद से जा रहे होंगे, या कम से कम इसी उम्मीद से जा रहे हैं कि कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी, ईडी की या CID की या जिसकी हो। बहरहाल इसके बावजूद अगर वो वहां गए हैं, और बहुत ही स्वाभाविक है कि जहाँ वो वहाँ पहले से हैं, उनको वो कोई बहुत खुश नहीं होंगे इनके आने से। वो इतने सालों से जरिए उठा रहे हैं, बिछा रहे हैं, तो जाहिर है उनकी कीमत पे ये लोग वहां पहुंच रहे हैं, कुछ न कुछ तो नाराजगी में भी गुंजाइश दिखाई देती। तो ये जो बात मुझे लगती है कि भाई ये बहुत चतुराईपूर्ण फैसले हो रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन वाकई में कामयाब होंगे क्या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। चलिए, फैसले तो हो रहे हैं, कामयाब होंगे या नहीं होंगे तो भविष्य में बताएंगे। बहरहाल समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देना होगा। नायडू जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी लगातार एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाती जा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, चाहे रणनीति के मामले में हो। जो काम विपक्ष के नाते उसे करना चाहिए था वो भी बीजेपी कर रही है। तो क्या कांग्रेस को नई रणनीति के साथ मैदान में आना होगा, तब कहीं मुकाबला कर पाएगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।